हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया हमने और आज शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, इनसे जुड़ी घटनाओं पर 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। 12 नंबर के क्वेश्चन, 12 नंबर के प्रश्न प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। अब बहुत आसान टॉपिक है, नहीं तो 12 नंबर मिस हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वो उससे टकराकर वापस लौट जाती है। अब ऐसा पढ़ेंगे कि पृष्ठ इस प्रकार का होगा जिसके एक ओर दूसरा माध्यम है, मान लीजिए ये कांच है और ऊपर वायु है। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में आएगी तो क्या होगा, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। यहां पहले हम इन दोनों पारदर्शी माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अभिलंब खींच लेते हैं। एक प्रकाश की किरण जब कांच की सतह पर टकराती है तो वास्तव में तो होता यह है कि इसका कुछ भाग यहीं से परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग यहां से परावर्तित हो जाता है और बचा हुआ भाग कांच में प्रवेश करता है। लेकिन जब कांच में ये प्रवेश करता है तो इसे एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए, वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है, उसी रास्ते पर नहीं चलती जिस रास्ते पर वो एक्चुअली आ रही थी, वास्तव में आ रही थी। तो इस स्थिति में ये कोण और ये कोण दोनों अलग अलग होंगे। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है अपवर्तन कोण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण, और ये किरण जो अपने मार्ग से विचलित हो गई इसे कहा जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर बच्चों? इसको लिख लेते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से
विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अतः प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्लियर? चित्र में एक प्रकाश किरण का अपवर्तन दिखाया गया है। चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं O, A और ये B, O A B, इसे मान लेते हैं M। ये किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये किरण आपतित किरण। कोण I और कोण R, कोण I आपतन कोण और कोण R अपवर्तन। आपतित किरण चित्र में AO आपतित किरण तथा OB अपवर्तित किरण। क्लियर बच्चों? आपतित किरण अविलंब के साथ
जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कोण आई आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। कोण आर अपवर्तन कोण। क्लियर बच्चों, नोट कर लें इसे। इस चित्र में प्रकाश किरण वायु से कांच में गई थी और प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुई, विचलित होकर अविलंब की ओर झुक गई। अविलंब की ओर झुक गई तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस स्थिति में आई आर से बड़ा है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है। परंतु हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि आपतन कोण ही बड़ा हो, अपवर्तन कोण भी बड़ा हो सकता है। अगर इसको हम उल्टा कर दें अर्थात कांच और वायु और प्रकाश किरण कांच से जाए, अगर कांच से वायु में जाए तब क्या होगा? ऐसे जाना चाहिए सीधे। अगर ये अपने मार्ग से विचलित ना हो तो इसे सीधा जाना चाहिए, परंतु होगा क्या, ये सीधा जाने की बजाय इस तरफ अविलंब से दूर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अविलंब से दूर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाएगी। मार्ग से विचलित तो हो गई है, लेकिन यहां अविलंब की ओर झुक गई थी और यहां अविलंब से दूर हट गई। कोण आर इस स्थिति में आई से बड़ा है, इस स्थिति में कोण आई लेस देन आर और यहां कोण आई ग्रेटर देन आर। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। वायु और कांच दोनों अलग अलग माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि इनकी सघनता में फर्क है, इनकी सघनता में अंतर है। कांच वायु की अपेक्षा सघन होता है, जबकि वायु कांच की अपेक्षा विरल होती है।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह विलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो यहां हम कांच को क्या कह सकते हैं? सघन माध्यम। और वायु इसके सापेक्ष विरल माध्यम। क्लियर बच्चों? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अविलंब की ओर झुक जाती। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं या सघन कहते हैं। अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर में जाते समय अविलंब की ओर झुक जाए तो दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। और यदि दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है तो दूसरा माध्यम पहले के सापेक्ष विरल होता है। तो इससे स्पष्ट है कि कांच वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है, जबकि वायु कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हटती है। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसको। ऐसा क्यों कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका कारण प्रकाश की चाल। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और
जब ये वायु में प्रवेश करती है तो कुछ घट जाती है, लेकिन लगभग इतना ही मान के चलते हैं। लेकिन कांच में जब प्रवेश करेगी तो चाल और घट जाती है। जैसे ही प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है उसकी चाल घट जाती है। चाल घटने के कारण ही अपने मार्ग से विचलित होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। इसीलिए वह अविलंब की ओर झुक जाती है। परंतु जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। दूर हट जाती, क्योंकि प्रकाश की चाल बढ़ जाती। क्लियर बच्चों? नोट करें, इसे नोट कर लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन कुछ नियमों के आधार पर होता है जिन्हें हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं या सीधे सीधे अपवर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। नंबर एक, आपतित किरण।
परावर्तित सॉरी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं एक तल में, चलिए देखते हैं। ये कांच और ये अभिलंब, ये वायु और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है या वायु से कांच में जाती है तो इस प्रकार अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। आई आर, क्लियर बच्चों? तो एक तल से क्या मतलब है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण आई, ये कांच है, यहां आई, ऐसे टकराई और अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो ये तल, ये वाला तल जो इस सतह के लंबवत तल है, सतह के लंबवत जो तल है, इस तल की बात कर रहे हैं। किस तल की बात कर रहे हैं? जिस पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है, इस तल की बात कर रहे हैं। अगर आपके कागज के पृष्ठ की बात करें, कागज की बात करें, कागज के पृष्ठ की बात करें, तो कागज के पृष्ठ के तल में, कागज के पृष्ठ के तल में इसको हम कह सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए, ये कांच का टुकड़ा, इस पर किरण आई और इसके अंदर इस तरह से अपवर्तित है। कौन सा तल? ये वाला तल, जो बोर्ड वाला तल है, ये एक ही तल में है। क्लियर बच्चों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? नंबर 2, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात
नियत रहता है। आपतन कोण आई यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण आर यानी कि साइन आर, और इन दोनों का अनुपात नियत रहता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत। ये जो नियतांक है इसे स्मॉल n से प्रकट करते हैं और नाम है इसका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस नियतांक को स्मॉल n से प्रकट करते हैं तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, अगली लाइन में लिख लेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। ये समीकरण, ये जो सूत्र हमने लिखा है बच्चों, इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, फिर साफ करते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, बराबर एन। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है और एन का नाम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। यदि ये मान लिया जाए कि पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच है, वायु यानी एयर और कांच और ग्लास, तो इस स्थिति में यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच है, तो इसे हम लिखेंगे ए एन
जी बराबर साइन आई बटे साइन आर, अर्थात एएनजी मीन्स, एएनजी का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर बच्चों, बात समझ आ गई? अगर ऐसा हो जाए कि प्रकाश की किरण इस कांच के पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, कांच के पृष्ठ पर ऐसे आपतित होती है, ऐसे, तो ये बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में जाएगी। वायु, कांच, और इस बार प्रकाश की किरण अविलंब से कोण बनाते हुए नहीं, अविलंब की ही दिशा में आई है, अविलंब की दिशा में आई है, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए। इस स्थिति में I की वैल्यू 0 और R की वैल्यू भी 0, I का मान भी 0 और R का मान भी 0 होगा। नोट करके लिखेंगे इसको। यदि प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर लंबवत आपतित होती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाए। तो इस अवस्था में कोण I बराबर 0 तथा R बराबर भी 0, क्योंकि अभिलंब के साथ आपतित किरण ने कोई कोण नहीं बनाया, ना ही अपवर्तित किरण ने कोई कोण बनाया है। क्लियर बच्चों, नोट कर लें इसे, फिर साफ करेंगे। अपवर्तनांक, अपवर्तन के दूसरे नियम अर्थात स्नेल के नियम में हमने एक नियतांक के बारे में अभी पढ़ा, n, जिसे कहा था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो अपवर्तन को एक अंक के रूप में प्रकट करती है, एक संख्या के रूप में बताती है कि अपवर्तन कितना हुआ है। आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और जब ये किसी माध्यम में प्रवेश करेगी तो चाल घट जाती है। तो निर्वात में चाल और माध्यम में चाल, इन दोनों का अनुपात
निर्वात में चाल अधिकतम थी, जब माध्यम में प्रवेश किया तो चाल में कितना अंतर आया, पहले के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ, ये जो भौतिक राशि प्रकट करती है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो परिभाषा भी इसी प्रकार देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रकट करते हैं, स्मॉल n से प्रकट करते हैं। अर्थात अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल c से प्रकट करते हैं और माध्यम में अगर चाल है तो हम उसे v से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार इसे लिखा जा सकता है n बराबर c अपॉन v, n बराबर c अपॉन v। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक शुद्ध अनुपात है, चाल बटे चाल, चाल बटे चाल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह एक शुद्ध अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, फिर साफ करेंगे। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ विशेष बातें। अगर ये मान लिया जाए माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1,
तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, तब 1N2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और 1N2 बराबर होता है N2 बटे N, जहां N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यदि पहले व दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चालें V1 व V2 हैं, तब N1 बराबर C/V1। अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी थी। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं, तथा N2 बराबर C/V2। C/V2 समीकरण 2/1 करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जब 2 को 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा N2 बटे N1 बराबर C/V2 एंड C/V1। ये कैंसिल, N2 बटे N1 बराबर ये जाएगा यहां V1/V2, या इसे क्या लिख सकते हैं, 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1N2 इक्वल्स टू V1/V2। क्लियर बच्चों? इसे समीकरण लिख सकते हैं 3 और इसे 4। समीकरण 3 से ये क्लियर है। क्या क्लियर है? समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम की चाल, पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की चाल, उल्टा रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती, N व्युत्क्रमानुपाती V। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात जिस माध्यम में
प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। उसका अपवर्तनांक अधिक तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा। क्लियर? किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल अधिक, अपवर्तनांक कम। चाल कम, अपवर्तनांक अधिक। नोट कर लीजिए बच्चों इसे, फिर आगे बताते हैं। अपवर्तनांक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, यदि n1 बराबर n2 अर्थात पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक बराबर हैं, n1 और n2 बराबर है, तो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए इस माध्यम से पास हो जाएगी। प्रकाश की किरण में कोई विचलन नहीं होगा। तब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। यदि n1 इज लेस देन n2 अर्थात यदि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो दूसरा माध्यम सघन माध्यम होगा। और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। होगा क्या, अगर n2 ज्यादा है n1 से, प्रकाश किरण जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब यह है जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा वो माध्यम कैसा हो गया, सघन माध्यम। अब यदि n1 ग्रेटर देन n2 अर्थात यदि दूसरे माध्यम
का अपवर्तनांक कम है तो दूसरा माध्यम विरल माध्यम हो। तथा प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण ऐसे आई, N1 N2 और N1 ज्यादा है, N1 ज्यादा है तो सीधी स्ट्रेट जाने की बजाय, बिल्कुल सीधी जाने की बजाय अभिलंब से दूर हटेगी। इसका मतलब ये माध्यम सघन और ये माध्यम विरल, यानी पहला माध्यम सघन माध्यम और दूसरा माध्यम विरल माध्यम। क्लियर बच्चों? नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल बदल जाती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। केवल आवर्ती नहीं बदलती, उसकी चाल बदल जाती है और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल c, आवर्ती f और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v, आवर्ती f और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा m, इसको vm मान लेते हैं। m फॉर मीडियम। समीकरण 2 और 1, समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने, क्या रिजल्ट आया? Vm अपॉन C इक्वल्स टू F लैम्डा m अपॉन F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, आवर्ती बदलती नहीं है, तो ये ऐसे रहेगी Vm अपॉन C लैम्डा m अपॉन लैम्डा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की परिभाषा होती है C अपॉन V, C अपॉन V। किसी मीडियम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो उल्टा हो गया इसका, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन n इक्वल्स टू V अपॉन C। तो इसके स्थान पर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। n उस तरफ, लैम्डा इस तरफ। अगली लाइन लेते हैं, n लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा और लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन n। इसका अर्थ यह हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जितना उस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है उतनी ही तरंग दैर्ध्य उसकी घट जाती है। जब प्रकाश n अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य 1/n गुनी रह जाती है। क्लियर बच्चों? नोट कर लेंगे इसे।
और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अपवर्तनांक के कुछ और अनुप्रयोग लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।